आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम लॉ। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और यूनिट सेकंड में। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं सेकंड यूनिट के। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम लॉ। पिछले वीडियो में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, यानी गाउस का नियम हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। वो क्या था, phi इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास रिजल्ट आया था गाउस नियम का पिछले वीडियो में। लेकिन आज हमें क्या करना है, गाउस नियम का डेरिवेशन करना है। किससे? कूलॉम नियम से। यानी कूलॉम नियम की सहायता से हमें गाउस नियम में ड्राइव करना है, यानी प्रूफ करना है। ये जो फॉर्मेट है ये किसकी सहायता से हमें प्रूफ करना है? ये हमें प्रूफ करना है कूलॉम नियम की सहायता से। यानी जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक बार फिर समझो कि कूलॉम नियम की सहायता से, जो कूलॉम नियम यूनिट फर्स्ट में आया था उसकी सहायता से गाउस नियम का डेरिवेशन करना है। यानी गाउस नियम ये था समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था? बंद पृष्ठ का फ्लक्स था। और ये क्या था? बंद पृष्ठ का आवेश। और ये क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। तो गाउस नियम बंद पृष्ठ का फ्लक्स बताता है, और बंद पृष्ठ का फ्लक्स कितना होता है? बंद पृष्ठ का कुल आवेश और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों का अनुपात होता है, बंद पृष्ठ का फ्लक्स होता है। अब इसी को हमें गाउस नियम से, कूलॉम नियम से निकालना है। ये गाउस नियम है, इसको हमें किस नियम से निकालना है? कूलॉम नियम से। तो ये डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम पहले एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। यानी हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है इस प्रकार, ये हमारे पास कोई भी एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसका जो पूरे का एरिया है वो एरिया है S, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इसका टोटल का S है, और इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है Q, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, अपने साथ कॉपी पेन रखो, साथ साथ में नोट करते रहना ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। तो Q चार्ज है, ये इसके सेंटर ऑफ पॉइंट O पर स्थित है। यानी आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, क्योंकि जो गाउस नियम हमें निकालना है किसकी सहायता से निकालना है? कूलॉम नियम की सहायता से। तो गाउस नियम सिर्फ किसके लिए लागू होता है? क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस के लिए तो लागू होगा नहीं है, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे? क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ जिसका एरिया कितना है? S। अब इससे स्मॉल r दूरी पर, यानी इससे स्मॉल r दूरी पर हम एक अल्पांश लेंगे, ये अल्पांश। तो इस पूरे का एरिया देखो एक बार, ये अल्पांश समझो एक बार। इस पूरे का एरिया टोटल का जो बंद पृष्ठ है उस पूरे का एरिया कितना है? S है। लेकिन इस पूरे में से, पूरे पृष्ठ में से हमने एक छोटा सा अल्पांश काटा, तो अल्पांश कितना हो गया? यानी L पे क्षेत्रफल सदिश वो हमारे पास कितना हो गया? ds वेक्टर। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पीछे, ds वेक्टर क्या होता है पिछले वीडियो में। तो इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है यानी दूरी है, वो हम कितनी लेंगे? स्मॉल r। दूरी स्मॉल r है, यानी सेंटर से कितनी दूरी होगी? ये स्मॉल r दूरी पर। सेंटर से जो सरफेस है वो कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है, यानी ये दूरी है स्मॉल r। ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन जो आपके पास अल्पांश क्षेत्रफल सदिश है, अल्प क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर, इसकी डायरेक्शन मैंने किधर बताई थी? अभिलंब बाहर की ओर, ds वेक्टर अभिलंब बाहर की ओर। अब क्या होगा? जो आपके पास प्लस q चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है। प्लस q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है। तो इस प्लस q चार्ज का जो सेंटर O पर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्रकार बाहर की ओर, E वेक्टर। ठीक है। यहाँ पर मैंने दो चीजें डिनोट की है, मेंशन की है, एक S वेक्टर, ds वेक्टर क्या है? जो पूरे पृष्ठ में से आपने एक छोटा सा अल्पांश काटा है वो क्या है? ds वेक्टर। और जो प्लस q चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा आउटवर्ड, वो मैंने कितना लिखा है?
ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो एंगल मैं दर्शा रहा हूं थीटा से, यानी एंगल किसके बीच है, यानी थीटा एंगल है ई एंड डीएस के बीच, यानी थीटा एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये थीटा हमारे आगे काम में आएगा। तो अभी तक हमने इस डायग्राम में क्या क्या किया, देखो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है S, उसका हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds, तो ds की दिशा की तरफ या विलंब होते बाहर की ओर, तो प्लस कुल चार्ज इसके सेंटर पर है, तो प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगे, तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। इसको हमने किससे लिखा है, ई वेक्टर से इसको डिनोट किया है, ई वेक्टर से, ठीक है। और ई और ds के बीच कितना एंगल है, थीटा एंगल है। इतने चीजें हमने अभी तक पढ़ी। अब यहाँ पर देखो, एक तो आपके पास एंगल काम में आएगा थीटा, एक एंगल तो कौन सा मैं लिखूंगा, थीटा, एक एंगल आपके पास आएगा ओमेगा, यानी इस प्रकार ये ओमेगा का साइन बनाते हो आप, तो ये ओमेगा एंगल कौन सा होगा, डी ओमेगा। ये देखो, ये जो अल्पांश है ds, इस अल्पांश के द्वारा यहां पर बनाया गया जो एंगल होगा, ये एंगल देखो, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस अल्पांश ds के द्वारा इस सेंटर O पर बनाया गया जो एंगल होगा वो क्या होगा, डी ओमेगा, डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या होता है, घनीय कोण, ये इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। डायग्राम में दो एंगल काम में आ रहे हैं, एक थीटा एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच है, ई और डीएस के बीच का एंगल थीटा है, एक क्या है, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, घनीय कोण या सॉलिड एंगल, इसको हमने क्या लिखा है, डी ओमेगा। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा इस अल्पांश के द्वारा केंद्र पर। देखो घनीय कोण मैं आपको एक बार भार पर समझा रहा हूं, जैसे आपके पास एक कोई स्फीयर है, ये इसका ओरिजिन है O, ये इसका एक छोटा सा अल्पांश है, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r। अब इस एरिया के द्वारा, ये जो एरिया है इसके द्वारा यहाँ जो एंगल बनेगा डी ओमेगा, वो क्या होगा, घनीय कोण होगा। 11वीं क्लास में आया हुआ है ये कोण, घनीय कोण, कोस कोण। तो डी ओमेगा बराबर कितना होता है, ds अपॉन r स्क्वायर। ये अगर ds है इतना, तो ds अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर। ये 11वीं क्लास में आया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। 11वीं क्लास का है घनीय कोण, परिभाषा दे रखी है 11वीं क्लास में, ds अपॉन r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। यहाँ पर a भी हो सकता है, ds भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमारा आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो ये अल्पांश है, इसका फ्लक्स कितना लिखोगे, विद्युत फ्लक्स, इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, d phi इक्वल टू e डॉट ds वेक्टर। इसका विद्युत फ्लक्स यही होगा, किसकी परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अगर देखो, अब हमें पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना, पूरे पृष्ठ का हमें फ्लक्स निकालना हो, तब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये फ्लक्स हमने किसका लिखा है, ये फ्लक्स लिखा है हमने अल्पांश का, सिर्फ इतने से भाग का ये लिखा है, पूरे का कितना होगा, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी टोटल सरफेस के लिए, टोटल सरफेस के लिए हमें इसका फ्लक्स निकालना, तो क्या लिखेंगे, d phi इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज, क्योंकि बंद पृष्ठ है ना, तो इंटीग्रेशन क्लोज करेंगे, e डॉट टाइम तो cos थीटा आएगा, ds cos थीटा, ठीक है। या उल्टा सवाल में कटेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, तो phi इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज e ds cos थीटा, ठीक है, e ds cos थीटा। अब ये जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो E है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है E वेक्टर बराबर है kq अपॉन r स्क्वायर, और साथ में कितनी होती है, r घन। बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र, बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र, बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर कितना होता है, kq अपॉन r स्क्वायर, और साथ में कितना होता है, r घन, ये होता है। अब देखो, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, गाउस नियम निकालना है, किससे,
नियम से, कूलाम नियम से निकालना। लेकिन इसमें डायरेक्ट कूलाम नियम यूज में नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये तो कहीं लगा ही नहीं, ये लगेगा भी नहीं इसमें, ये इसमें लगेगा भी नहीं। तो इसमें काम में क्या आएगा, इसमें क्या यूज होगा, इसमें बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र काम में होगा लेंगे। तो ये जो बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र है ये कहां से निकला है, ये कूलाम नियम से निकला है। यूनिट फर्स्ट में वीडियो मैंने डाला हुआ है बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र, वहां देखना। ये जो बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र है ये किसकी सहायता से निकाला जाता है, ये कूलाम नियम की सहायता से ही निकाला जाता है। इसकी सहायता से, कूलाम नियम की सहायता से ही ये निकाला जाता है। तो ये यहाँ पर काम में होगा, डायरेक्ट कूलाम नियम काम में नहीं लगेगा। हमने आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट कूलाम नियम तो इसमें लगा ही नहीं, तो डायरेक्ट कूलाम नियम इसमें लगेगा भी नहीं। हमारे पास काम में क्या है, इसमें सिर्फ बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र। लेकिन बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां से आया, बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र आया है ये कूलाम नियम से। तो E की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, phi इक्वल टू KQ/R² ds cos थीटा। ठीक है, ये हमने E की वैल्यू, सिर्फ E की वैल्यू पुट की है, मैंने सदिश रूप लिखा है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखा है हमने। ठीक है, यहां मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है इसकी। आगे देखो, ये ds cos θ/r²। अब ये जो घनीय कोण है, ठोस एंगल है, सॉलिड एंगल, अब ये सॉलिड एंगल काम में आएगा या घनीय कोण, ये 11th क्लास में है, 11th क्लास के अंदर है, ये दे रखा है और मैंने अभी बता भी दिया वीडियो की स्टार्टिंग में, क्या होता है क्लियर कर दिया है। तो ये क्या होगा, इस अल्फांश के द्वारा, इस अल्फांश के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डी ओमेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ds cos θ/r², और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 पाई। ठीक है, अब देखो यहां जो कांस्टेंट राशि है उसको मैं बाहर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन के, तो क्या आएगा, पाई के की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम की। ये पूरा सिस्टम वैक्यूम में है, निर्वात में है, पूरा सिस्टम किसमें है, वैक्यूम में। पूरा का पूरा वैक्यूम में है। तो देखो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू बाहर लिख दी मैंने, और साथ में क्या बच गया, q। ठीक है, अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन क्लोज ds cos θ/r², ये इंटीग्रेशन क्लोज इसके साथ में लगेगा इंटीग्रेशन क्लोज, क्योंकि देखो इस अल्पांश के द्वारा यहाँ सेंटर पर कोण कितना बनाया गया है, डी ओमेगा। यहाँ अल्पांश में है क्या, थीटा भी तो है, और यहाँ क्या है, ds भी है। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ बनाया गया कोण कितना है, डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, 4 पाई। तो यहाँ से फाई इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 4 पाई, तो इनटू में 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, फाई इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये गॉस लॉ है, आपका गॉस नियम है, q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समेशन q कैसे होगा, यहाँ पर मैं दो चीज मेंशन कर रहा हूँ, थीटा तो क्या है, दो एंगल यहाँ पर एक तो थीटा है, ये तो किसके बीच है, एंगल बिटवीन E एंड ds। ठीक है, ये थीटा तो इसके बीच है, और डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल बोल सकते हो या घन कोण बोल सकते हो। तो दो एंगल हमने काम में लिए इस पूरे टॉपिक में, यही इंपॉर्टेंट बात है, एक थीटा और एक डी ओमेगा। अब देखो आगे प्रॉपर जो गाउस नियम होता है वो हम कैसे निकालेंगे, जो प्रॉपर गाउस नियम है वो हम कैसे निकालेंगे। अब अगर इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे चार्ज हो, यहाँ पर मैंने चार्ज कितना लिया, सिर्फ एक ही चार्ज लिया, तो एक चार्ज का फ्लक्स हमारे पास लिया है। अब अगर इसके अंदर n चार्ज हो, यदि, अब इसमें मैं कंडीशन लगा रहा हूं, यदि इसके अंदर n चार्ज हो, q1 q2 q3 और लास्ट कितने हो, qn चार्ज,
चार्ज हमारे पास हो इसके अंदर, तो उनका फ्लक्स कितना आएगा। एक का तो ये आ गया हमारे पास, तो अगर पहला चार्ज है तो इसका फ्लक्स कितना लिखोगे आप, φ1। इसका फ्लक्स आप कितना लिखोगे, φ2। इसका फ्लक्स आप कितना लिखोगे, φ3। और इसका फ्लक्स आप कितना लिखोगे, φn। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और φ3 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार इनफाइनाइट। ठीक है, यानी क्या बताया मैंने, एक आवेश, q आवेश का फ्लक्स आपके पास क्या है, φ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 मतलब इसके अंदर n चार्ज आप लो, छोटे-छोटे n L5 आप काटो, तो कितना बनेगा, q1 q2 q3 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इन सभी को जोड़ना है, तो φ क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और लास्ट कितना आ जाएगा, φn। हम क्यों जोड़ रहे हैं ऐसा, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, फ्लक्स हमारे पास अदिश राशि होती है, अदिश। तो इसका हम कौन सा योग करेंगे, बीजगणित योग करेंगे। बीजगणित योग के द्वारा इसको हम जोड़ देंगे डायरेक्ट, बीजगणित योग के द्वारा। जब बीजगणित योग के द्वारा इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, φ इक्वल टू, अब देखो जब q1 q2 q3 लास्ट सभी को जोड़ोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन q ऐसे। और नीचे कितना है, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट है सभी के नीचे, तो नीचे क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या बना, गाउस नियम, गॉस लॉ। किसकी सहायता से निकाला हमने, कूलॉम नियम की सहायता से। अभी देखो इसमें हमने क्या क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, s है। इसका एक छोटा सा अल्पांश काटा ds, इसकी दिशा विलंबवत है बाहर की ओर। अब इसके सेंटर पर बिंदुवत आवेश स्थित है q, इस q का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर, E वेक्टर। ठीक है, E और ds के बीच एंगल कितना बना, थीटा। तो E और ds के बीच एंगल थीटा बना, तो ये हमारे पास यहाँ काम में आ गया। अब इस अल्पांश के द्वारा यहाँ सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा, d ओमेगा। d ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल या घनीय कोण। ये डिस्टेंस कितनी है, r। सॉलिड एंगल मैंने अलग से बता दिया है क्या होता है। फिर हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट करेंगे। अब एक बात यहाँ ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखनी है कि इसमें डायरेक्ट कूलॉम नियम नहीं लगेगा, डायरेक्ट कूलॉम नियम नहीं लगेगा, लेकिन कूलॉम नियम की एक एप्लीकेशन है, बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जो कि कूलॉम नियम से आती है, ये कूलॉम नियम से आता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो इस प्रकार हम किसका डेरिवेशन निकाला, गाउस नियम फ्रॉम कूलॉम लॉ। ये आपका एक टॉपिक था। ठीक है, अब अगला जो होगा वीडियो वो होगा आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बार इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको आसानी से समझ सको।